याद आ जाते हैं हमें वो कोचिंग के दोस्त, कोचिंग के टीचर्स, बुढ़ानिया सर के लेक्चर। आपने फिर भी 720 स्कोर किए हैं, तो कैसे आपने उस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल, इस पेपर में भी कैसे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निकाल ली तुमने? जो मैंने प्रिपरेशन की थी, जो भी मैंने 3 साल में मेहनत की है, मुझे वो 100% इस दिन के लिए लगा देना है। गुरुकृपा का जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मॉड्यूल समर्थ है, बच्चे उसे सॉल्व करने का टाइम कैसे निकालें? इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो उसको छोड़ दो। क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो वो बाकियों के लिए भी हार्ड ही है। ये बच्चा लिख रहा है कि टेस्ट में बैठते ही एंजाइटी होने लगती है, अगर शुरुआत के 4 से 5 सवाल लगातार सॉल्व नहीं होते हैं तो हाँ। हेलो बच्चों, घड़ी की टिक टिक अब सिर्फ समय नहीं बता रही है, बल्कि मुझे पता है आप में से बहुतों के दिल की धड़कन भी बढ़ा रही है। नीट एग्जाम अब बिल्कुल करीब है और मैं जानती हूँ कि इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सिलेबस का पहाड़, रिवीजन का प्रेशर, टेस्ट में नंबर कम आने की टेंशन, डर, कंफ्यूजन, थोड़ी सी घबराहट और एक सवाल जो दिन रात आपके मन में गूंजता है कि क्या इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं। हर वो बच्चा जिसने कभी व्हाइट एप्रन पहनने और गले में स्टेथोस्कोप पहनने का सपना देखा है, वो इस मुश्किल दौर से गुजरता ही है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस डर के आगे जीत कैसे हासिल की जाए। आपके गुरुकृपा परिवार का हमेशा से ही एक लक्ष्य रहा है बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलना। और आज मैं आपको कोई थ्योरी या सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं आपके सामने उन जीते जागते सबूतों को पेश करने जा रही हूँ जिन्होंने पूरे देश में इतिहास रचा है। जरा सोचिए, ऐसे बच्चे जो कुछ समय पहले ठीक उसी बेंच पर बैठे थे जिस पर आज आप बैठे हैं, जिन्होंने ठीक उसी क्लासरूम में पढ़ाई की जिनमें आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्हीं मॉड्यूल्स को सॉल्व किया जो आप कर रहे हैं, और टेस्ट में नंबर कम आने पर भी बिल्कुल आप ही की तरह निराश हुए। उन्हें भी लगता था कि क्या मुझसे हो पाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक साधारण स्टूडेंट से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तक का सफर तय किया। मैं बात कर रही हूँ उन 2 लड़कों की जिन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे गुरुकृपा परिवार का नाम पूरे भारत में सबसे ऊपर लिख दिया है। लगातार 2 साल, 2 सबसे बड़े धमाके। आज का हमारा ये सेशन कोई आम सेशन होने वाला नहीं है। आज इस स्टूडियो में इतिहास के सबसे बड़े और बिल्कुल अलग अलग माइलस्टोन बैठे हैं। एक तरफ है नीट 2024 के ऑल इंडिया टॉपर सौरभ, जिन्होंने नीट का सबसे आसान पेपर दिया जहां 100% एक्यूरेसी चाहिए थी, और दूसरी तरफ है नीट 2025 के ऑल इंडिया टॉपर महेश, जिन्होंने नीट के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर दिया और रैंक 1 हासिल की। वेलकम बॉयज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज गुरुकृपा परिवार से मिलकर वापस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब टाइम टू टाइम आप लोग मिलते रहते हो, उत्सव वगैरह होते हैं तो हम जाते रहते हैं, तो खुशी होती है, पुरानी यादें ताज़ा होती है कि जिस कोचिंग से हमने तैयारी की थी, जिसकी वजह से मैं आज एम्स में आया हूँ, तो वो रोड मेरे को याद करते रहते हैं, मेरा उनसे जुड़ाव बना रहता है, तो बहुत ही खुशी होती है ये सब देखकर। महेश, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है मेरे को भी आज आप लोगों से मिलके, क्योंकि आप लोगों को देखकर याद आ जाते हैं हमें वो कोचिंग के दोस्त, कोचिंग के टीचर्स, बुढ़ानिया सर के लेक्चर, वो सेमिनार में जाना, टेस्ट देना, टेस्ट का प्रेशर, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाती है। कॉलेज लाइफ बहुत अलग है वहाँ से, लेकिन वो दिन भी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो उन दिनों की जब याद करते हैं, उन दोस्तों को याद करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार से फिर से मिल रहे हैं। तो सौरभ, मेरा पहला सवाल तुमसे ये है कि नीट 2024 का पेपर सबसे इजी माना जाता है, क्योंकि 720 में से 720 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पेपर में सिली मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं और इंसान की फितरत है कि वो गलतियां करता है। आपने फिर भी 720 स्कोर किए हैं, तो कैसे आपने उस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल किया, किस तरह से सिली मिस्टेक्स नहीं होने दिया? तो नीट 2024 का पेपर आसान तो माना जाता है, आपको पता है क्यों माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स थे जो अब मेरे बैचमेट्स हैं। पर जैसे हम देखते हैं इस पेपर को आसान मानते हैं क्योंकि ऐसे देखते हैं कि क्वेश्चन काफी छोटे छोटे आए थे, ईजी आए थे, बच्चे देखते आराम से आंसर कर पा रहे थे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। पर जैसे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये लगता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते और सीधा आंसर सोच लेते हैं, हम ऑप्शन की तरफ नहीं जाते।
जाते। इसी वजह से आपने बताया जैसे सही मिस्टेक होना बहुत ही आम बात है। जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन आसान होता जाता है हम उतना ही कम ध्यान देते हैं, पर इस चीज़ को ही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होता है क्योंकि नीट के पेपर में मोस्टली कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन आसान ही आते हैं। तो बच्चों का जो स्कोर होता है वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने ध्यान से पेपर कर रहे हैं, क्योंकि इतने 1-2 साल की मेहनत के बाद सब इतना सीख जाते हैं, आराम से कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो पेपर हर कोई अच्छे से आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है। पर पेपर के दौरान आप कितना ध्यान दे रहे हो क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा गया है, उस पे ध्यान देने से सही मिस्टेक दूर होती है। तो मैंने जब मेरा नीट का पेपर अटेम्प्ट किया था तो मैंने जैसे पेपर फर्स्ट टाइम में पूरा क्वेश्चन पेपर किया, उसके बाद मैंने पेपर को दोबारा पूरा, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस थे तो मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, तो मैंने दोबारा पूरे पेपर को दोबारा भी किया था क्योंकि, और उस दौरान मैंने 5 से 7 क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए थे क्योंकि उनमें बाद में पता चलता है कि वैसे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था पर कहीं पे टाइट्रेशन मिस्टेक हो रही है, बहुत ही छोटी-छोटी मिस्टेक, आप छोटे से सम में या छोटा कोई डिवाइड होता है उसमें मिस्टेक कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से वो टाइट्रेशन एक बार चेक करते हो ऑप्शंस के हिसाब से, आंसर भरने से पहले एक बार आप जो चीज़ों में आपको लगता है मिस्टेक हो सकती है, आपने 2 साल तैयारी की है तो आपको आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चंस में मैं ऐसी मिस्टेक करते आया हूँ तो हो सकता है कि इस दौरान भी मैंने ऐसी मिस्टेक की हो। तो इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप सही मिस्टेक आराम से अवॉइड कर सकते हैं और आराम से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि सौरभ के अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर भी उसने जीसीआई परिवार के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच सौरभ। अब आप जाकर अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। और अब हम बात करते हैं महेश से। तो अब महेश ये पूरा मंच तुम्हारा है। मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि 2024 का पेपर सबसे इजी था और 2025 का हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर था। अच्छों के हौसले पस्त हो गए थे ये पेपर देख के, तो इस दौरान तुमने खुद को कैसे संभाला, कैसे मतलब इस पेपर में भी कैसे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक निकाल ली तुमने? तो सबसे पहले इस रैंक के लिए ऑल थैंक्स टू जीसीआई कि उन्होंने मेरे को इतने सारे टेस्ट दिलवाए कि मैंने हर तरह की कंडीशन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने कभी मेरे पे बिना वजह प्रेशर नहीं डाला अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ऑल थैंक्स टू माई टीचर्स कि जब मेरा एग्ज़ाम ख़राब जाते थे, जब मेरा मूड ख़राब होता था, उन्होंने टाइम पर मुझे सही से गाइड किया। जो मैं गलतियाँ कर रहा था वो उन्होंने मुझे बार बार बताई कि मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ और मुझे क्या उनमें सुधार करने हैं। पेपर इजी हो चाहे हार्ड हो, रैंक लाना तो उसमें मुश्किल ही होता है। इजी पेपर में आपने अभी बताया कि सिली मिस्टेक्स के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। हार्ड पेपर में ऐसा होता है कि पेपर का प्रेशर होता है इसलिए क्वेश्चन बनते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या करना है। 8-8 लाइनों के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन पूरे पेज के ही आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पढ़ने में ही मतलब इतना टाइम लग जाता है, वो प्रेशर अपने आप ही आ जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर लग जाता है। फिजिक्स का पेपर इस बार का वैसा ही था। लेकिन बस एक चीज़ जो मैंने जीसीआई में टेस्ट देते टाइम सीखी थी वो ये चीज़ थी कि पेपर कैसा भी हो हमेशा काम रह के पेपर देना है। पेपर देते टाइम कभी भी मेरे को अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करना कि मुझे इस पेपर में फर्स्ट रैंक ही लानी है, मुझे इस पेपर में अंडर 10 रैंक ही लानी है, मुझे इस पेपर में अंडर 100 रैंक ही लानी है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि जो मेरे साथ बैठ के पेपर दे रहा है उसने कितने एफर्ट्स किए हैं। हो सकता है वो मेरे से अच्छा डिजर्विंग स्टूडेंट हो। मेरे को बस ये है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। जो मैंने प्रिपरेशन की थी, जो भी मैंने 3 साल में मेहनत की है, मुझे वो 100% इस दिन के लिए लगा देना है, क्योंकि कोई सिली मिस्टेक करके वो मेरे लिए फिर एक लाइफ टाइम का रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने उसके लिए पढ़ा भी था, वो चीज़ मैंने 3 साल में कई बार पढ़ी, कई बार रिवाइज़ की, लेकिन उस चीज़ को मैं वहाँ अप्लाई नहीं कर पाया, तो फिर क्या ही फ़ायदा मेरी 3 साल की मेहनत का। तो पेपर देते टाइम बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आप के ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देना है। चाहे वो प्रेशर परफॉर्मेंस का हो, चाहे वो प्रेशर एग्ज़ाम प्रेशर हो, चाहे वो प्रेशर अपने आसपास वालों को देख कर आ रहा हो, कोई भी प्रेशर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत करो कि आपको बस ये अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा वो सामने वाले से भी नहीं होगा। मैंने उतने एफर्ट्स लगा दिए थे, मेरे को 1 साल एक्स्ट्रा मिल गया था क्योंकि 2024 में मेरी एज नहीं थी। सौरभ भी मेरी बैच का स्टूडेंट था, पहले ये हमारे साथ बैठ के एग्ज़ाम देता था, फिर ये हमारा सीनियर बन गया। मतलब ये भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन था कि हमारी कोचिंग से पहली बार ऑल इंडिया रैंक बनाई है। उनको देखते हुए हमने काम किया, हमने भी उनके सेमिनार सुने थे और कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला जब हमने ये देखा कि जो कल मेरे साथ बैठ के एग्ज़ाम देता था आज वो एम्स दिल्ली में बैठा है। तो वो बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो जीसीए में मेरे जूनियर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए हम भी मोटिवेशन है। तो इस चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए कि जो लोग कल आपके साथ थे आज वो एम्स दिल्ली में बैठे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते। बस ऐसे ही पॉजिटिविटी रखो अपने आप में और प्रेशर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो भी काम करो काम रह कर करो, चिल मूड में करो। और एग्ज़ाम देते टाइम तो बिल्कुल भी प्रेशर अपने साथ मत लेके जाओ। जैसे अब बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे लगातार, नीट का एग्ज़ाम पास आ रहे टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, तो एग्ज़ाम देने से पहले मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देने से 5 मिनट पहले भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भाग रहे हैं एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम देने से पहले 1-1.5 घंटा पहले पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अब लास्ट का टाइम आ गया है। बढ़िया नींद ले लो थोड़ी सी या कुछ खा पी लो, मतलब आराम से
एग्ज़ाम देने के लिए भी 15-20 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाओ, बैठ के थोड़ा वो कोशिश करो, उस प्रेशर को झेलने की, उस प्रेशर को आदत बना लो, ताकि एग्ज़ाम में जब आप फाइनल नीट एग्ज़ाम देने में बैठो तो आपको कुछ नया लगे ही ना। बस इन छोटी-छोटी चीज़ों का मैंने ध्यान रखा और प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, और तैयारी तो 3 साल में जीसीए ने इतनी करवा दी थी कि कोई कमी नहीं रही। तुम बहुत सारे जीसीएंस को ऑलरेडी इंस्पायर कर रहे हो, तो कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए बोला है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस से उन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि सिलेबस कभी पूरा क्यों नहीं हो पाता, हमेशा कोई ना कोई टॉपिक छूट ही जाता है और लगातार पढ़ाई न हो पाने की वजह से बायो की एनसीईआरटी भी छूट जाती है। तो महेश, तुम ये बताओ कि गुरुकृपा का जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मॉड्यूल समर्थ है, बच्चे उसे सॉल्व करने का टाइम कैसे निकालें? तो ऑलरेडी अब तक जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना सिलेबस काफ़ी बार रिवाइज कर लिया है, तो ऐसे में अगर पूरा सिलेबस फिर से नहीं हो पा रहा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक का एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो मैं फिजिक्स में 1D रिवाइज कर रहा हूँ और मैं उसको रिवाइज करने बैठा और मैं पहले पेज से लग रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व कर करके देख रहा हूँ, तो ये तो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो अब थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 1D स्टार्ट किया तो मैं उसमें वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ूँ जो मेरे वीक हैं। जैसे मैंने उसमें 1D 2D में रिलेटिव मोशन आता है, पहले चैप्टर स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ लिया, क्योंकि मेरे को पता है ये मेरा वीक है, शुरू में मैं इसको ज़्यादा टाइम दे दूँ। उसके बाद जो क्वेश्चंस अच्छे हैं मैं स्टूडेंट्स को कहता था कि जो क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में अच्छे लगे उनको स्टार मार्क कर लो, रेड पेन से मार्क कर लो, सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ऐसी चीज़ों से टाइम बचेगा, डेफिनेटली टाइम बचेगा, क्योंकि अब पूरा चीज़ पढ़ने का टाइम उनके पास भी नहीं है कि एक एक क्वेश्चन वो लेके बैठे, नोटबुक पेन लेके सॉल्व करने बैठे, इतना टाइम तो नहीं है। थोड़ी थोड़ी स्मार्ट अप्रोच यूज़ करो कि क्या चीज़ें पढ़नी है और अब क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, ये भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली टाइम बचेगा। और समर्थ भी अब तक एक बार तो तुमने कर लेनी चाहिए थी, मैं मान के चलता हूँ। फिर भी अगर नहीं किया है तो अगर तुम ऐसी अप्रोच यूज़ करोगे, थोड़ी सी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जैसे अब बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे उनका एक एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम के बाद 3-4 घंटे ऐसे ही वो वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही टाइम होता है जब अपने आसपास वालों से आगे निकलने का टाइम होता है। क्योंकि मैंने देखा था सीकर में जब एग्ज़ाम होता था DTS का, तो उसके बाद काफ़ी बच्चे घूमते रहते थे इधर उधर, मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर देते थे। पेपर सोल्व के नाम पे भी 4-5 घंटे लगा रहे हैं, तो इतना वो वर्थ इट नहीं है। इससे बढ़िया उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, टाइम वेस्ट मत करो। पेपर के जैसे भी DTS में 2-2 दिन का टाइम मिल रहा होगा बच्चों को, तो वो पहला दिन तो वेस्ट ही कर देते हैं, सिर्फ दूसरे दिन ही पढ़ते हैं। तो टाइम तुम्हारे पास है, बस तुम उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट मत करो। उस टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। तो दूसरा सवाल एक ड्रॉपर स्टूडेंट का है। वो लिख रहा है कि 12 से 14 घंटे पढ़ने के बाद भी टेस्ट में स्कोर 550 से 600 पर अटका है, और एक ड्रॉपर होने के नाते जब मार्क्स गिरते हैं तो फिर से फेल होने का डर हावी हो जाता है। इस नेगेटिव फीलिंग और स्कोर प्लेट्यू को कैसे तोड़ा जाए? अपने आप को जज करो, लेकिन मार्क्स के बेस पर नहीं, अपने मिस्टेक्स के बेस पर। आपका एग्जाम होता है, आपके क्वेश्चन गलत हुए, आपने आंसर किसे मिलाया, तो आप ये देखो कि आपके क्वेश्चन गलत क्यों हुए हैं। मैं तो यही कहता था कि मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत होते थे, मैं हर क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट देता था, जितने भी मेरे गलत क्वेश्चन थे, और अपने आप से बैठ के पूछता था कि ये क्वेश्चन मैंने गलत क्यों किया। उसके कुछ एक ही रीज़न होते थे। सबसे पहला रीज़न तो होता था कि मैंने सिली मिस्टेक कर दी, तो उस क्वेश्चन को मैं एक अलग से मैंने डायरी बना रखी थी लास्ट के टाइम में DTS के लिए, मैं उसमें चिपका लेता था कि इस क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक की, तो पूरे चांस है कि मैं ये सेम क्वेश्चन मेरे पास आता है तो मैं वही मिस्टेक में वापस करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो मिस्टेक अभी भी मेरे है। तो उस क्वेश्चन को मैं बार बार देखता था, हर एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन मैं देख जाता था, ताकि वैसा सा सेम क्वेश्चन मेरा फिर से सिली मिस्टेक ना हो जाए। दूसरा रीज़न ये हो सकता था कि वो कंसेप्ट ही मेरे लिए नया है, वो मेरे नोट्स में सर से मिस हो गया था, या मैंने कभी उस चीज़ को समझा ही नहीं। तो वो उल्टा एक अच्छी चीज़ है कि मेरे को एक नया क्वेश्चन सीखने को मिला। तो आपका अगर स्कोर कम आ रहा है तो हर एक क्वेश्चन को टाइम दो, अपने आप से पूछो कि ये क्वेश्चन मैंने गलत क्यों किया और मैं ऐसा क्या करूँ कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो। बस ये 2 ही चीज़ें मैं यूज़ करता था और अपनी गलतियों को मैं कम करता गया। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर मेरे को क्वेश्चंस के थ्रू नया कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है अब के टाइम में, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि अब मैं अगर सीखूंगा तो नीट में टाइम कितना रह गया, मुझे नीट तक याद ही रहेगा। तो इसको पॉजिटिव वे में लो कि गलतियां हो रही हैं तो अच्छा है, वो गलतियां तुम्हें नीट में क्वेश्चन गलत करने से बचा रही हैं और कुछ नया सिखा रही हैं। तो महेश, एक बच्चा लिख रहा है कि लगातार पढ़ते पढ़ते एक ऐसा दिन आता है जब किताब खोलने का भी मन नहीं करता है, दिमाग में बस यही आता है कि अब और क्या ही होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो जब तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता था तो तुम वापस ट्रैक पर कैसे लाते थे अपने दिमाग को? वैसे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि जिस ड्रीम के लिए हम काम कर रहे हैं, मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ एम्स दिल्ली में जाने का,
तो ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए कि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो ना कि इन 40-50 दिनों में मैं पढ़ के क्या अचीव कर रहा हूँ, उसके सामने ये बहुत छोटी चीज़ है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, टीचर्स हमारे लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे मेंटर जो है हमारे लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं। हम भी हमने तो नीट का एग्ज़ाम दे दिया, फिर भी हम बीच बीच में आ रहे हैं उनके लिए टाइम निकाल के। मतलब सब लोग लगे हुए हैं सिर्फ उनको ये बताने कि तुम पढ़ो, उनको टिप्स देने, कोई भी उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो उसको सोल्व करने, सब पूरी टीम बैठी है। तो फिर भी वो अगर ये बहाना बना रहे कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन ठीक है, कभी कभी बोरियत आ ही जाती है डेली शेड्यूल से, तो ऐसे में थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश रखो। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी देर घर वालों से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो। क्योंकि इस टाइम में स्ट्रेस को अपने आप पर ना आने देना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने आप को फ्री माइंड रखना, अपने आप को थोड़ा सा कूल रखना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा अच्छे से सोल्व करो। लाइक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे फालतू आप गए दोस्तों के साथ 2-4 घंटे आपने बातों में निकाल दिए, तो वो 2-4 घंटे बाद जब रूम पे आओगे तो आपके ऊपर प्रेशर ही आएगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको मेरा कभी कभी अगर पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं यही करता था कि जैसे 5-10 मिनट में सो गया, थोड़ी देर घर पे बात कर ली, अकेले ही मैं टहलने चला जाता था, 5-10 मिनट बाद वापस आ जाता था। तो ये बहुत छोटी दिक्कत है, ये दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप उस चीज़ को देखो ना जो आप अचीव करने वाले हो। अगला सवाल है कि एग्जाम पास आते ही बच्चों की नींद उड़ जाती है, रात को ओवर थिंकिंग की वजह से नींद नहीं आती और सुबह पढ़ाई में फोकस या एफिशिएंसी नहीं बन पाती। एग्जाम से 1-2 महीने पहले स्लीप साइकिल को सही करना कितना जरूरी है और तुमने इसे कैसे मैनेज किया? ये दिक्कत मेरे साथ भी आती थी, पर ये लास्ट के टाइम में नहीं, मेरे साथ ऐसा ज़्यादातर होता था जब मैं 11th में नया आया था। क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे कई बार ये दिक्कत आती थी, रात को नींद नहीं आ रही, 2-2 3-3 घंटे मैं बस बेड पे पड़ा हूँ, सिर दर्द अलग से होने लग रहा है। लेकिन तो कुछ दिन बाद मेरे को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसा मेरे साथ उसी दिन होता था जिस दिन मैं अपना टाइम वेस्ट करता था। क्योंकि उस दिन फिर रात को मेरे को रिग्रेट होता था कि आज भी मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कल भी कर दिया था, शायद मैं कल भी कर दूंगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा, क्या मैं नीट का एग्ज़ाम दे भी पाऊंगा कि नहीं, मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ख़राब रिजल्ट आएगा। तो आप पूरे दिन में अच्छे से मेहनत करो ना, अपने आप को थका लो, ताकि रात को जब आप सो तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन रहे कि आज जो भी करना था मैंने सब कर लिया। वो अगर सेटिस्फेक्शन रहेगा तो आपको नींद अपने आप ही आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आपके मन में सेटिस्फेक्शन है कि हाँ आज का दिन मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया। मेरे अब क्योंकि गिने चुने दिन रह गए, एक दिन मैटर करता है, एक घंटा मैटर करता है, एक सेकंड मैटर करता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, 100% अपना जो है टाइम लगा दो पढ़ाई में, जितना हो सकता है मैक्सिमम एफर्ट्स करो। अगर मैक्सिमम एफर्ट्स रहेंगे तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। और दूसरी बात, स्लीप शेड्यूल को थोड़ा सा सही करो। लाइक रात को जल्दी सोने की आदत डालो, 10 से 12 के बीच सो ही जाओ, और सुबह भी कोशिश करो कि 6 से 8 के बीच उठ जाओ। क्योंकि अब तो ठीक है, अब भी फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन जब नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास आएगा, 5-6 दिन रह जाएंगे, तब ये दिक्कत और ज़्यादा होगी अगर इस आदत को सही नहीं किया तो। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे किसी एक टफ सवाल को अपनी ईगो पर ले लेते हैं और उस पर 5 मिनट खराब कर देते हैं। इस ईगो ट्रैप से कैसे बचें, और साथ ही ये भी बताओ कि पेपर अटेम्प्ट करने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। अगर इस बार बायोलॉजी का पेपर बहुत लेंदी आ जाए तो टाइम कैसे मैनेज करें? हाँ, ये बहुत बड़ी गलती होती है एग्ज़ाम में। जैसे इस बार फिज़िक्स का एग्ज़ाम हार्ड आया था, तो जिन बच्चों ने फिज़िक्स से स्टार्टिंग की थी उन्होंने फिज़िक्स में ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैंने भी फिज़िक्स से स्टार्ट किया था, लेकिन 15-20 मिनट में मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और मैं तभी बायो पे शिफ्ट हो गया था। फिर मैंने बायो किया, केमिस्ट्री किया, देन लास्ट में फिज़िक्स को किया। अगर मैं उस टाइम ये सोच के बैठता कि नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन करना ही है, मुझे तो अच्छी रैंक लानी है, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता, तो वो डेफिनेटली मेरा स्कोर ख़राब ही जाता, डेफिनेटली मेरी रैंक अच्छी नहीं आती। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो उसको छोड़ दो। क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो वो बाकियों के लिए भी हार्ड ही है। चांस है कि 90% स्टूडेंट्स से वो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, एक बार मेरी तो ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं जनरली ये सीक्वेंस रहता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो करता था। जो क्वेश्चन हार्ड लगते थे मैं उन पे मार्क करता चलता था एंड सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। मतलब इवन ऐसा भी होता था, लाइक 180 क्वेश्चंस है तो मैं कभी 30-40 क्वेश्चंस मैं पहले राउंड में छोड़ ही देता था कि उनको सेकंड राउंड में करूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे मैं 2-2 3-3 मिनट अगर वेस्ट करूँगा कि ये तो मेरे से होना ही चाहिए, ये तो मुझे करना ही है, तो बस मेरा टाइम वेस्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी जिसे सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, उसी में बच्चे सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करवा बैठते हैं। स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन और अप्लाइड क्वेश्चंस को बिना गलती किए हैंडल करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ने का तुम्हारा असली तरीका क्या था? वैसे देखा जाए तो इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है ही नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ के दूर हो जाए, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं
जिनकी इम्पोर्टेंस तब समझ आती है जब हम उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं उनको देखते हैं, तब हमको समझ आता है अच्छा इस लाइन का ऐसा मतलब था और इस लाइन से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें करना ही पड़ेगा। और एक बात एसेशन रीज़न वाले क्वेश्चन की, उनमें मेरे भी काफ़ी दिक्कत आती थी। वैसे देखा जाए तो वो किस्मत पे ही डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में आपने कैसा सोचा, आपको सही एक्सप्लेनेशन लगा कि नहीं लगा, थोड़ा सा तो लक फैक्टर वहाँ होता ही है। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मैं किस्मत पे सब छोड़ूं, तो मैंने एम्स के जो AIPMT के पहले एग्ज़ाम होते थे उसमें काफ़ी अच्छे एसेशन रीज़न आते थे। हर चैप्टर के मैंने लगभग 40 to 50 एसेशन रीज़न प्रैक्टिस किए थे लास्ट के इन 1-2 महीनों में। तो अगर वो कहीं से मिल रहे हैं तो वो ज़रूर आप सॉल्व कर लो, क्योंकि उनसे एक अच्छी एज इट इज़ क्वेश्चन तो चांस कम ही है कि वो आए, लेकिन उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से थोड़ी सी आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी सवाल में 2 ऑप्शंस कट जाएं लेकिन बाकी 2 में जबरदस्त कंफ्यूजन हो, तो क्या हमें रिस्क लेकर गोला भर देना चाहिए या उस सवाल को छोड़ देना चाहिए? ऐसे सवालों के लिए सही गेसिंग स्ट्रेटजी क्या है? वैसे चीज़ तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी वैरी करते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेकिन फिर भी एक जनरल अप्रोच जो है, जो मैं यूज़ करता था, वो यही थी कि अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब बाकी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, सिर्फ ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन अटक रहे हैं पूरे एग्जाम में, तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ दूँ, क्योंकि मैं उनमें रिस्क नहीं ले सकता, एक नंबर भी मैटर करता है। हाँ, अगर हार्ड पेपर है, ओवरऑल पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो हार्ड है, तो ऐसे में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि हार्ड पेपर में देखो, अब जैसे मेरा स्कोर 686 का था, मेरी रैंक 1 की थी, और उसके बाद अच्छे खासा जो आगे की रैंक से उनमें अच्छा खासा मार्जिन था, तो वैसे में मैं एक आधा नंबर ऊपर नीचे होना सहन कर सकता हूँ। लेकिन अगर ईजी पेपर में एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो तो वो बहुत ज़्यादा रैंक पे असर पड़ जाएगा। इसलिए ईजी पेपर में तो रिस्क नहीं लो, बिल्कुल भी छोड़ दो क्वेश्चन को। हार्ड पेपर में ठीक है, तुक्का चल सकता है। नीट के बच्चों में हमेशा एक अफवाह उड़ती है कि इस बार का पेपर तो बहुत ही टफ आएगा। तो इस पर एक बच्चा लिखता है कि तुमने तो खुद 2025 का सबसे टफ पेपर दिया है। अगर पेपर में बिल्कुल न्यूली फ्रेम्ड MCQs आ जाएं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा, तो एग्जाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस डाउन होने से कैसे बचाएं? देखो, बिल्कुल नए क्वेश्चन तो कहाँ से ही आ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो वो फिक्स है ना। हाँ, मैं मानता हूँ 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो पहले कभी रिपीट नहीं हुए, कभी तुमने नहीं देखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा पेपर ही नए क्वेश्चन से आ गया, क्योंकि सिलेबस तो वही है, इतने सालों से पेपर होता आ रहा है। तो गलती, अगर तुम्हें नए क्वेश्चन लग रहे हैं तो तुमने गलती ये की कि तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी छोड़ी है, तुमने उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। तो इस चीज़ से बचने के लिए तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं लगे ही ना। तुम JEE मेंस के क्वेश्चन सोल्व करो, तुम NCERT के लास्ट वाले क्वेश्चन सोल्व करो। NCERT बूस्टर भी तुम्हें मिली है, उसमें NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हैं, NCERT के सोल्ड एग्जाम्पल्स भी उसमें सब है, तो तुम वो सब क्वेश्चन सोल्व कर लो, तुम्हें नए क्वेश्चन लगेंगे ही नहीं। और दूसरी बात, अगर फिर भी तुम्हें अगर कोई नया क्वेश्चन लगता है तो तुम तो ये मान के चलो कि अगर वो तुम्हारे लिए नहीं है तो वो सबके लिए नहीं है। और नए क्वेश्चन तुमसे सोल्व नहीं हो रहा तो तुम मान के चलो 90 to 95% बच्चों से वो सोल्व होगा ही नहीं, तो तुम्हारी रैंक पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा। बस तुम उस क्वेश्चन को छोड़ दो। उस क्वेश्चन पे ना तो तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है और ना तुम्हें तुक्का मार के अपना -1 मार्क करवाना है। अगर बिल्कुल नया क्वेश्चन लग रहा है तो उसको छोड़ दो, मैं तो यही प्रेफर करूँगा। तो मतलब महेश ऐसे ही ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर नहीं है, उसने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, कोई पेपर नहीं छोड़ा है जिसको सॉल्व नहीं किया है। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि मेरे को एक एक्स्ट्रा ईयर भी मिल गया था। उस ईयर में भी मतलब 11-12 में मैंने सब थ्योरी तो अच्छे से पढ़ी ली थी। वो ईयर तो मैंने दिया ही पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस को था, आप ये मान के चल लो। नई चीज़ें तो क्या ही सीखूंगा, वो तो 2 साल में सीख ही ली थी। NCERT के क्वेश्चन किए, JEE मेन के क्वेश्चन किए, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किए, हर जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जहाँ से मिले थे, तो उन सबको बेनिफिट तो मिला। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये बच्चा लिख रहा है कि टेस्ट में बैठते ही एंग्जाइटी होने लगती है। अगर शुरुआत के 4 से 5 सवाल लगातार सॉल्व नहीं होते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं। तो महेश, उस वक्त खुद को शांत कैसे करें ताकि आगे का पूरा पेपर खराब ना हो? ऐसी दिक्कत आती है पेपर अटैम्प्ट करते टाइम। मेरा जो इस बार नीट का एग्ज़ाम था उसमें मेरे साथ भी ये दिक्कत हुई थी। मैंने 180 में से 179 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे पूरे पेपर में, और जो क्वेश्चन छोड़ा था वो पहला क्वेश्चन ही था मेरे पेपर कोड में, जो सरफेस टेंशन वाला था। बिकते ही पहला क्वेश्चन इतना हार्ड आ गया, और उसके बाद फिजिक्स के जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे मेरे वाले पेपर में वो सब शुरू के 20-25 में ही थे। तो शुरू के 20-25 में से आप ये मान लो पहली बार में मेरे से मुश्किल से 9 से 10 क्वेश्चन हुए थे। तो सेम दिक्कत मेरे साथ भी आई थी। बस मैंने क्या किया, फिजिक्स को उस टाइम छोड़ दिया, मैं केमिस्ट्री और बायो पर चला गया। और मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि मेरे को केमिस्ट्री और बायो जल्दी करनी है। मैंने इस प्रेशर को अपने मन से ही निकाल लिया था कि 25 में से मेरे से 9-10 अटैम्प्ट हुए, वो मैं सेकंड राउंड में देखूंगा। अब मतलब अगर केमिस्ट्री और बायो अटैम्प्ट करते टाइम मैं इस चीज़ को अपने मन में रखता कि मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हुए, तो डेफिनेटली मेरे से वहाँ भी सिली मिस्टेक्स हो ही जाती। तो ठीक है, तुम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर जाओ। अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट में ऐसी दिक्कत आ रही है और दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर रहे हो तो पुराने सब्जेक्ट को भूल जाओ।
ठीक है वो तुम्हारा पेपर खराब गया, सबका ही खराब जाएगा, रैंक पे इतना असर नहीं पड़ेगा। जो सब्जेक्ट इजी है उस पर फोकस करो, उस पर तुम सिली मिस्टेक्स मत करो बस। तो बहुत ही शानदार आंसर्स आपने दे दिए हैं। लग रहा है सारे स्टूडेंट्स के जो भी सर पे टेंशन का पहाड़ था वो अब उतर चुका है। तो थैंक यू सो मच महेश। बच्चों ध्यान से सुनो, आज आपने इन दोनों चैंपियंस को सुना। क्या आपको लगता है कि इनके पास कोई जादुई छड़ी थी? नहीं, इन्होंने भी वही सिलेबस पढ़ा, वही समर्थ मॉड्यूल सॉल्व किया और वैसे ही सिली मिस्टेक्स की जैसे आप करते हैं। फर्क बस इतना है कि इनके जब टेस्ट में नंबर कम आए तो इन्होंने रोने या हार मानने की बजाय अपनी गलतियों की कॉपी बनाई और अगले दिन फिर से लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। वो जो डर आपको रात में सोने नहीं देता ना, वो डर इस बात का सबूत है कि आप अपने सपनों को लेकर सीरियस हैं। अगर इस बार पेपर टफ आया तो वो सबके लिए टफ होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। लड़ाई इस बात की है कि उस 3 घंटे में कौन अपने दिमाग को सबसे ज्यादा एक्टिव रख पाया, सबसे ज्यादा शांत रख पाया। गुरु कृपा की पूरी टीम, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सब आपके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े हैं। जब भी लगे कि टूट रहे हो तो बस आंखें बंद करना और उस दिन के बारे में सोचना जिस दिन रिजल्ट आएगा। वो व्हाइट एप्रन और वो स्टेथोस्कोप आपका इंतजार कर रहा है। अब कोई बहाना नहीं, अपने बचे हुए समय का एक एक सेकंड निचोड़ लो, क्योंकि इतिहास वो नहीं रचते जो डरते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो डरने के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे योद्धाओं, जाओ और इस बार फोड़ के आओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। इस बार उत्सव 2026 में आपका इंतजार रहेगा।